हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे जावा के बीटेक AKTU की यूनिट 4 जिसका नाम है कलेक्शंस। मूविंग ऑन टू द यूनिट, तो फर्स्ट लेट अस टेक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कलेक्शंस क्या होते हैं। तो कलेक्शन का मतलब क्या है? कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। तो किसी चीज़ को का इकट्ठा करके रखना उसका कलेक्शन। तो जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको एक साथ कलेक्ट करके रखना है, तो उस चीज़ के लिए हम कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एरे होता है, एरे एक से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ स्टोर कर सकता है। तो उसी चीज़ को हम इस यूनिट में डीपली समझेंगे थ्रू डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। आप मेनली फोकस करना जो मैं समझाऊँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप मेरे समझाने पे ज़्यादा फोकस करना। तो मूविंग ऑन टू आवर यूनिट, तो पहला देखो क्या है कि टू रिप्रेजेंट मैनी वैल्यूज़ बाय यूजिंग सिंगल ऑब्जेक्ट। अब देखो एरे होता है, जैसे कोई भी हमें वैल्यू स्टोर करनी है, ए में हमें स्टोर करने, हमें पूरे 1 2 3 स्टोर करने हैं 100 तक। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि ए लिया, ए में तुम्हारा 1 स्टोर कर दिया, इंट ए इजिकल टू 1, इंट बी इजिकल टू 2, तो ऐसे करके तो तुम पता नहीं कितना करोगे 100 तक। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता कितनी ज़्यादा हो। तो इसी चीज़ को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरे हमारा एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट्स को स्टोर कर लेता है और होमोजीनस होता है। होमोजीनस मतलब कि इंटीजर है तो पूरा इंटीजर ही स्टोर करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट, एरे को जावा में देखो लिखते कैसे, पहले तो उसका फॉर्मेट देखो, ऐसे लिखेंगे कोई भी स्टूडेंट जो एरे है, फिर उसका एस इजिकल टू न्यू स्टूडेंट। इसका मतलब है कि ये एक एरे डिफाइन किया गया है जिसमें कि 10,000 नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो वी कैन रिप्रेजेंट ह्यूज नंबर ऑफ होमोजीनस टाइप ऑफ एलिमेंट्स बाय यूजिंग सिंगल ऑब्जेक्ट। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट और उसको नाम दिया एस, उसके अंदर हम 1000 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं एरे के साथ, वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एक तो देखो ये फिक्स इन साइज़ होता है। अब मान लो हमने साइज़ दे दी 10, पर 11 हमें स्टोर करने पड़ गए आगे जाके फ्यूचर में, क्या पता। तो इसमें पहली डिसएडवांटेज क्या है कि ये फिक्स्ड इन साइज़ है। फिर होल्ड होमोजीनस डाटा, सिर्फ होमोजीनस ही स्टोर करेगा, इंटीजर है तो इंटीजर ही करेगा, अगर स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रिंग ही करेगा, तो वो दिक्कत आती है फिर इसमें। फिर है नो रेडीमेड मेथड सपोर्ट। अब जैसे कुछ होते हैं ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, इन सब में मतलब किसी में मेथड्स आ जाते हैं खुद से, जैसे शॉर्टिंग के लिए या उनके लिए। तो एरेज में ना ऐसा कोई मेथड नहीं है जो कि खुद से कर दे कुछ। बिल्ट इन मेथड जो होते हैं ना वो नहीं होते हैं। अब जैसे वेक्टर होता है, तुमने कोडिंग वगैरह में यूज़ किया होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट शॉर्ट वेक्टर। अगर ए नाम का वेक्टर है तो ए डॉट शॉर्ट, तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो बिल्ट इन मैसेज होते हैं पर एरे के पास नहीं होते हैं। तो तीसरी डिसएडवांटेज इसकी ये हो गई। फिर है टू यूज़ एरेज इट इज़ बेटर टू नो द साइज़ इन एडवांस। उसकी साइज़ पहले से पता होनी चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। ना तो फिर क्या होगी, साइज़ ओवरफ्लो हो जाएगी या फिर साइज़ अंडरफ्लो हो जाएगी। ठीक, अब देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो इतना सफिशिएंट होगा। जितना मैं पढ़ा दूँ उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क डिफाइन सेवरल इंटरफेसेस एंड क्लासेस विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ स्टोर करके रखें एक सिंगल एंटिटी में, एक कलेक्शन में, तो उसको बोलते हैं। जैसे एक अलमीरा हो गया, वो एक कलेक्शन है बहुत सारे कपड़ों की, बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के कपड़ों की। तो ऐसी एक कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है जो कि डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर करके रख सकता है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रख सकता है। अब देखो कलेक्शन इज़ अ यूटिलिटी
क्लास प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा इसी एक पैकेज में होती है, जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल करोगे तो ये कलेक्शन इंपोर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर सेवरल यूटिलिटीज़ होती हैं, लाइक शॉर्टिंग का होता है, सर्चिंग का। तो कलेक्शंस के अंदर जो जो फंक्शंस यूज़ होते हैं तो बिल्ट इन हम यूज़ कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमें एरे लिस्ट दे रखी है कोई, उसको हमें शॉर्ट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एरे लिस्ट मान लो ए है नाम की है, तो हम लिख सकते हैं ए डॉट शॉर्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो शॉर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ दे रखा है कलेक्शन डॉट शॉर्ट ए एल, और ए एल क्या है तुम्हारा, एक एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एरेज वर्सेस कलेक्शन में डिफरेंस। देखो एरे ऊपर पढ़ा था पहली पॉइंट, तो एरे फिक्स इन साइज होता है, कलेक्शन होगा हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे वेक्टर वगैरह होते हैं, एरे लिस्ट वगैरह होती है, उनको ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही रहेंगे, पर एरे फिक्स रहता है। और अब देखो क्या है, विद रेस्पेक्ट टू मेमोरी एरे आर नॉट रिकमेंडेड। एरे मेमोरी के रेस्पेक्ट में रिकमेंड क्यों नहीं किए जाते, देखो क्योंकि उनकी फिक्स्ड मेमोरी होती है। अगर 10 एलिमेंट स्टोर है, हमें 11 में भी स्टोर कराना है तो वो नहीं स्टोर कर सकता। लेकिन कलेक्शन में जैसे लिंक लिस्ट वगैरह होती है, हम करवा सकते हैं क्योंकि वो ग्रोएबल होती है। ठीक है, लेकिन और परफॉर्मेंस के टर्म्स में लेकिन एरे को हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जैसे कोई एलिमेंट है, हमें एसेस करना है, रेगुलर लिस्ट है, हमें किसी इंडेक्स वाइज एसेस करना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि एरे एट 5th पोजीशन दे दो। लेकिन कलेक्शन में हम ऐसे नहीं कर सकते, पूरा ट्रेवर्स करना पड़ता है लिंक लिस्ट वगैरह में। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एरे रिकमेंड होते हैं, लेकिन मेमोरी से नहीं। अब एरे होमोजीनस ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शन होमोजीनस भी कर सकते हैं, हेट्रोजीनस भी। होमोजीनस हेट्रोजीनस समझ रहे हो, देखो होमोजीनस मतलब सिर्फ एक टाइप की, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तो ना, होमोजीनस सोल्यूशन, हेट्रोजीनस सोल्यूशन। तो वो होता है कि होमोजीनस सेम टाइप की और हेट्रोजीनस डिफरेंट टाइप की। अब कि एरेज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, वो किसी डाटा स्ट्रक्चर पे वैसे बेस्ड नहीं होते, कि उनके पास रेडीमेड सपोर्ट नहीं होता किसी फंक्शन का, जैसे होता है ना शॉर्ट करने का ये सब। लेकिन कलेक्शन में वो स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट वगैरह, वेक्टर वगैरह, और उनके पास रेडीमेड सपोर्ट्स भी होता है शॉर्टिंग वगैरह का। फिर है एरे होल्ड करते हैं प्रिमिटिव टाइप्स को और रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन कलेक्शन सिर्फ होल्ड करते हैं रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स में मतलब इंट, ये सब, लॉन्ग, बूलियन, ये सब। फिर है दे आर नॉट प्रीडिफाइंड क्लासेस इन जावा एपीआई विच रिप्रेजेंट एरे, और लेकिन इसमें कलेक्शन में होती हैं प्रीडिफाइंड क्लासेस, जैसे जो कि अवेलेबल होती हैं जावा डॉट यूटिल पैकेज में। ठीक है, और वी कांट यूज़ द कर्सर्स टू प्रोसेस द एरे एलिमेंट्स, वी कैन यूज़ द कर्सर्स। तो इतने 5 डिफरेंस याद कर लेना हो जाएगा। नाउ अब देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, ये इसका एक ग्राफ है, इसको अगर समझ लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो कलेक्शन फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेट्स में। ठीक है, सेट्स, लिस्ट और क्यू। ठीक है, फिर क्यू सेट फिर फर्दर डिवाइडेड होता है हैश सेट में, फिर हैश सेट लिंक हैश सेट में, और फिर सेट होता है आगे शॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट और ट्री सेट। ऐसी कलेक्शन वेक्टर में, एरे में, लिंक लिस्ट में, फिर वेक्टर को फर्दर स्टैक में। क्यू प्रायोरिटी क्यू, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो उसको आगे साइन कर देता है, वो वाला। और ब्लॉकिंग क्यू और प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू। क्यू क्या होता है, जो कि फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक क्या होता है, जो कि लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें आगे है मैप्स का भी। देखो ये दोनों ग्राफ कर लेना इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनको देखो एग्जामिनर ना, अगर आप ग्राफ वो बना के आए हो तो वो कंटेंट भी नहीं पढ़ेगा, सोचेगा इसने बच्चे ने ग्राफ तो बना ही दिया है तो कंटेंट तो सही लिख ही दिया होगा। तो ये बनाना इम्पोर्टेंट रहता है। अब देखो मैप फर्दर किस में होती है डिवाइडेड, हैश मैप, आइडेंटिटी हैश मैप, वीक हैश मैप, शॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपने कलेक्शंस की तरफ। देखो कलेक्शंस इंटरफेस इज यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके एक सिंगल एंटिटी बनाना, तो वो हो जाएगा, आ जाएगा कलेक्शंस में। अब कलेक्शंस में कुछ
फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, वो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि उनके पास बिल्ट इन सपोर्ट होता है। ऐसे ही जैसे ये ऐड है तो एक इसलिए यूज़ होता है टू इंसर्ट एन एलिमेंट, ऐड ऑल मतलब टू इंसर्ट द स्पेसिफाइड कलेक्शन एलिमेंट्स इन द इन्वोकिंग कलेक्शन। ठीक है, रिमूव का रिमूव करना, रिमूव ऑल रिमूव, सारे रिमूव कर देना। तो ऐसे करके इसके में कुछ फंक्शंस है के मेथड से एक दो याद कर लेना एग्जाम्पल के साथ। जैसे कलेक्शंस आता है तो कलेक्शन की डेफिनेशन लिखो और एक दो इसमें से एक्सप्लेन कर दो, पूरा पढ़ने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, हमने ऊपर देखा था ना, देखो कलेक्शंस के अंदर का पार्ट है, तो कलेक्शन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लिस्ट। अब लिस्ट पढ़ते हैं हम क्या होती है। इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल आइडेंटिटी, ऐसी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको एक सिंगल एंटिटी में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे हम डुप्लीकेट भी ला सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, डुप्लीकेट भी ला सकते हैं, एरे में हम डुप्लीकेट नहीं ला सकते। अब देखो लिस्ट फर्दर डिवाइडेड किस में होता है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होते हैं, जिनके पास पीछे वाले के पास आगे वाले का एड्रेस स्टोर हो, पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, वेक्टर, और वेक्टर होता है फर्दर स्टैक में। तो एक एक करके इनको समझते हैं। देखो एरे लिस्ट क्या होती है। एरे लिस्ट इज अ क्लास पर्टेन्स इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये तो आपको पता ही है कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल लिखते हैं तो उसमें एरे लिस्ट इंपोर्ट हो जाती है, जो क्या करती है, एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को। एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्या करता है, एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है इन सब चीज़ों के लिए। फिर इम्प्लीमेंट करती है इनको, लिस्ट को, रैंडम एक्सेस को। क्लोनेबल मतलब उसका हम क्लोन कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। सीरियलाइजेबल मतलब सीरियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एरे लिस्ट की। वो क्या है, जो डाटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ना, ये इसका मतलब है कि वो ग्रो हो सकता है। मतलब एरे हमारा ग्रो नहीं हो सकता था, लेकिन एरे लिस्ट हम ग्रो हो सकती है। अगर एलिमेंट आते जा रहे हैं तो वो बढ़ती जाएगी। फिर डुप्लीकेट अलाउ हो सकते हैं, हेट्रोजीनस एलिमेंट्स आ सकते हैं, एक डिफरेंट टाइप्स के, स्ट्रिंग भी आ सकता है एक साथ और इंटीजर भी आ सकता है। ठीक है, और जो एरे लिस्ट होती है ना, वो बेस्ट चॉइस होती है हमारे रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए, बिकॉज एरे लिस्ट क्या करता है, रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, तो वो आराम से रिट्रीव कर सकती है। मतलब उसको जैसे 0 1 2 3 है तो रिट्रीव कर सकती है। और फर्स्ट चॉइस होती है इंसर्शन और डिलीशन में। अब देखो एरे लिस्ट है, इसका मतलब है कि वो एरे के ऊपर एरे और लिस्ट का कलेक्शन है। ठीक है, तो इंसर्शन और डिलीशन करोगे ना तो पूरा एरे जैसे बीच में से करा तुमने, तो वो पूरा शिफ्ट करनी पड़ेंगी वैल्यूज़। फिर अब जैसे 0 है, 1 है और 2 है और 3 है, अब तुमने 2 वाला हटा दिया तो तुम्हें 3 वाला यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो दिक्कत होती है एरे लिस्ट में। लेकिन रिट्रीव करना है अगर तुम्हें, ईजिली कर लोगे इंडेक्स वाइज ऐसे करके। ठीक है, एरे लिस्ट एट 0 पोजीशन, ये पोजीशन। अब इसका डिक्लेरेशन क्या होता है, वही देखो, पहले पब्लिक क्लास एरे लिस्ट लिखा, फिर एक ये जेनेरिक यूज़ करा, ये जो बाद में रिप्लेस हो जाता है तुम्हारे एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट से, एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, जो कि स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, और इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट को। ठीक है, ये डिक्लेरेशन थोड़ा सा देख लेना। कंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ इसमें तुम्हें पढ़ने के लायक नहीं है, जब तुम प्रोग्राम समझोगे तो तुम्हें ये ऊपर वाला समझ आ जाएगा। अब देखो प्रोग्राम देखो, ये पहले इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, इससे एरे लिस्ट तुम्हारी कलेक्शन से इंपोर्ट हो गई, ये इसलिए तो कलेक्शन यूज़ होते थे। ठीक है, अब एरे लिस्ट बनाया, अब इसमें तुमने कार नाम की एक एरे लिस्ट बनाई। कैसे बनाई, एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है, यहाँ पे उसने बता दिया, कार्स न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करा, बिल्ट इन मेथड्स का यूज़ हो गया। अब देखो कार डॉट ऐड, वोल्वो ऐड हो गया, BMW ऐड हो गई, फोर्ड ऐड हो गई, मजेंडा ऐड हो गई। अब जब तुम प्रिंट कराओगे ना कार्स, तो ये सारी एक लिस्ट बना के ये प्रिंट कर देगा। अब देखो इसमें कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिनसे आप इजीली एसेस कर सकते हो। अगर हम लिखते हैं ना कार डॉट गेट 0, तो पता क्या आ जाएगा, सबसे 0th पोजीशन पे कौन सा था, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, याद है ना। तो 0 पे ये आया वोल्वो, फिर 1 पे आया BMW, 2 पे आया फोर्ड, 3 पे आया ये, तो 0 पे क्या है वोल्वो, तो ये क्या कर प्रिंट कर देगा वोल्वो। अब है मॉडिफाई करना हो अगर हमें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कार्स डॉट सेट, यहाँ पे जो पोजीशन पे वैल्यू डालनी हो वो,
और इस पर जो वैल्यू डालनी हो। तो इसमें क्या होगा, ज़ीरो जाएगा, ढूंढेगा और जाके 0th पोजीशन पे वोल्वो की जगह ये कर देगा, तो मतलब उसको कर देगा ओवरराइट। ठीक है, ओवरराइट कर देगा। तो इसमें एक तो गेट हो गया, इसमें एक सेट हो गया। अब होता है रिमूव। रिमूव क्या करता है, रिमूव कर देगा, सिंपल सी बात है। जाएगा, देखेगा कौन सी पोजीशन रिमूव करनी है, 0 करनी है, जाके 0 वाली को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब होता है क्लियर। क्लियर क्या करेगा, सिंपल सी बात है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। अब चलते हैं आगे, लूप थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ एरे लिस्ट विद अ फॉर लूप। अब देखो, अगर हमें प्रिंट कराना हो, फॉर लूप किस लिए यूज़ होते हैं, हमने पीछे वाले यूनिट्स में पढ़ा है कि फॉर लूप हम करते हैं इटरेशन के लिए, उसको इटरेट करने के लिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें ये पूरा प्रिंट कराना है, ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, एक लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन कार्ड डॉट साइज। तो मतलब इसकी जितनी साइज है, साइज़ कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 4, तो ये चलेगा 0 से 1 2 3 तक चलेगा। ठीक है, और क्योंकि लेस देन कार्ड डॉट साइज है। अब ये ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करा जो हमने ऊपर सीखा है, कार्ड डॉट गेट एट आई, तो 0 पे क्या आ जाएगा, पहले 0 के लिए चला। ठीक है, कार्ड डॉट गेट एट 0, 0th एलिमेंट पर क्या है, वोल्वो, तो वोल्वो प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा प्रिंट एलन है। ठीक है, फिर 2 हो गई, 1 हो गई वैल्यू, 1 पे क्या है, BMW, नेक्स्ट लाइन में आके BMW प्रिंट कर देगा। फिर 2 हो गई, फिर 4 प्रिंट कर देगा, फिर मेल्ट कर देगा। तो ये इस तरह से आप एक एरे लिस्ट को इटरेट कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप। अब क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप का हम फॉर लूप की जगह एक फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे 4 लिखा, ठीक है, फिर स्ट्रिंग आई ये, और फिर कार्स, तो एक एक जो कार्स के अंदर एक एक वैल्यू को ये लेके यहाँ प्रिंट करता जाएगा। पहले वोल्वो प्रिंट कर देगा, फिर BMW, ये तो ये दूसरा मेथड है। आप उसकी जगह, ऊपर वाले की जगह आप ये भी लिख सकते हो, आप ऊपर वाले में कंफर्टेबल हो तो उसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब होता है शॉर्टिंग। देखो, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं इनको। अगर हमें ये जो ऊपर हमने लिखा है इन सबको शॉर्ट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट कार्स। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसे थोड़ा। अनदर यूजफुल क्लास इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज इज द कलेक्शंस क्लास विच इंक्लूड शॉर्ट मेथड। तो कलेक्शन के अंदर एक शॉर्ट मेथड होता है जिसे यूज़ करके हम एरे लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो, शॉर्टिंग एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। शॉर्ट कैसे करेंगे, देखो ये एरे लिस्ट बना दी इंटीजर की, माइनम न्यू एरे लिस्ट इंटीजर, फिर इसमें ये सब एलिमेंट ऐड कर दिए। ठीक है, फिर क्या करा, कलेक्शन डॉट शॉर्ट माई नंबर्स। तो अब क्या होगा कि ये सारे शॉर्ट हो चुके होंगे। पहले आ गया होगा 8, फिर देखो कौन सा है 12, ठीक है, फिर 15, तो ऐसे करके इसमें स्टोर हो गए होंगे। ठीक है, अब इटरेट करा इसने, क्या लिखा, फॉर इंट आई फ्रॉम माई नंबर्स। तो पहले आएगा, पहले आई की पहली वैल्यू क्या है इसमें, जो भी शॉर्ट होने के बाद। ठीक है, तो पहले 8 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है ना अब तो एरे, तो फिर 12 कर देगा, फिर 15 कर देगा। तो जब तक एरे लिस्ट एंड ना हो, जब तक ये प्रिंट करता रहेगा। फिर है हमारा दूसरा लिंक लिस्ट। देखो, हमने क्या कवर कर लिया यहाँ पे, ये था ना लिस्ट का पार्ट था एरे लिस्ट, फिर लिंक लिस्ट, फिर वेक्टर और स्टैक। अब आते हैं हम अपने लिंक लिस्ट की तरफ। तो लिंक लिस्ट देखो हमारी क्या, लिंक लिस्ट भी वही है, प्रेजेंट होती है हमारी जावा डॉट यूटिल पैकेज में, जो एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंस लिस्ट को, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज लिस्ट होती है ये, जो कि प्रीवियस वाली नोड आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखती है। तो ये इम्प्लीमेंट करती है लिस्ट को। डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू, मतलब तुम उसमें स्टार्टिंग से भी इंसर्शन कर सकते हो, स्टार्टिंग से डिलीशन भी कर सकते हो, एंड से इंसर्शन भी कर सकते हो, एंड से डिलीशन भी कर सकते हो। क्लोनेबल वही कि हम कॉपी कर सकते हैं, सीरियलाइजेबल मतलब सीरियलाइज कर सकते हैं। फिर है इनकी प्रॉपर्टीज़, अंडरलाइन जो इसकी जो डाटा स्ट्रक्चर है इसके पीछे लिंक लिस्ट के, वो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है, हेट्रोजीनियस अलाउड होते हैं, एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और इसमें इफ़ आवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज इंसर्शन एंड डिलीशन इन द मिडिल देन लिंक्ड लिस्ट इज बेस्ट चॉइस। तो अगर हमें मिडिल में करना हो ना तो हम क्या करते हैं, सीधा देखो मिडिल वाली नोड के पास तक गए, उससे पहले वाली तक, उसकी जो नोड नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उसका पॉइंटर वहाँ से हटा के उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दिया, और जो आगे वाली है जिससे पॉइंट करवाया है उसके प्रीवियस उसके उस वाले पीछे वाली से करा दिया, और बीच वाली जो है थी वो हट जाती है। तो इसके लिए बेस्ट चॉइस होता है। और जो रिट्रीवल के लिए मैं बताया था, रिट्रीव करना थोड़ा दिक्कत होता है कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते कि एरे एट 0 पे बता दो क्या है, तो रिट्रीव करना थोड़ा इसमें मुश्किल होता है, पर एरे में वो ईजी होता है। ठीक है, अब इसमें भी जैसे कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे हमने ऊपर उसमें कलेक्शंस वगैरह में पढ़े थे, तो ऐड मतलब इंसर्ट करता है, ऐड फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से बिगिनिंग से ऐड कर देता है, ऐड लास्ट मतलब एंड से एंड में जाके वहाँ ऐड कर देगा, साइज़ मतलब साइज़। तो ऐसे ही इसके भी दो कुछ इनके बिल्ट इन मेथड्स पढ़ लेना। अब है तुम्हारा एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में डिफरेंस। ठीक है, अब देखो एरे लिस्ट क्या होती है, वो इंटरनली यूजेस रिसाइजेबल एरे। इंटरनली तो एरे लिस्ट है, तो एरे और लिस्ट का कॉम्बिनेशन ही तो है, तो इंटरनली तो रिसाइजेबल एरे यूज़ कर रही है, डायनेमिक एरे टू स्टोर एलिमेंट्स, और लिंक लिस्ट क्या यूज़ कर रही है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट टू स्टोर द एलिमेंट्स। अब एरे लिस्ट जो होती है स्लो होती है क्योंकि वो इंटरनली तो एरे ही यूज़ कर रही है ना, लेकिन लिंक लिस्ट फास्टर होती है क्योंकि वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ कर सकती है, स्टार्टिंग से भी ऐड कर सकते हैं, पीछे से भी एसेस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर तुमने डिलीट करा बीच में से तो शिफ्ट ही करते रह जाओगे तुम, लेकिन इसमें आप इजीली नोड को वहाँ से उसका पॉइंटर हटा के आगे वाली पे पॉइंट करा दो। फिर है एरे लिस्ट कैन एक्ट एज अ लिस्ट ओनली बिकॉज इट इम्प्लीमेंट्स लिस्ट ओनली। तो वो सिर्फ लिस्ट की तरह ही बिहेव कर सकती है, लेकिन लिंक लिस्ट की तरह बिहेव कर सकती है, और एक तुम्हारा डी क्यू ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकती है, क्यू वाला ऑपरेशन लिस्ट की तरह, और क्यू वाला ऑपरेशन फीफो, और डी क्यू मतलब दोनों तरफ से फीफो लिफो। और ये पीछे पढ़ा था हमने, रिट्रीवल के लिए बेस्ट होता है क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और लेकिन लिंक लिस्ट होता है इंसर्शन और डिलीशन के लिए बेस्ट। अब एरे लिस्ट जो होती है वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है, मतलब 0 1 2, ऐसा नहीं है कि हमने 3 स्किप कर दिया और 4 में जाके स्टोर हो गई। पर लिंक लिस्ट जो होती है वो कॉन्जिक्यूटिव में ज़रूरी नहीं है कि स्टोर हो। अब क्या है अब है कि हाउ एरे लिस्ट वर्क। देखो एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट एज ए रेगुलर एरे इनसाइड इट, रेगुलर एरे उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है और एरे की साइज़ इनफ नहीं है उसको एसेस करने के लिए, तो क्या होगा कि नया एरे बन जाएगा और वो पीछे वाले को रिप्लेस कर देगा। पर जो लिंक लिस्ट है ना उसमें क्या होता है कि अगर ये लगाता जा रहा है तो एक नया कंटेनर बन जाएगा नई वैल्यूज़ के साथ, और वो पीछे वाले से उसे लिंक कर देगा। तो अगर साइज़ ओवरफ्लो हो जाए तो एक नई एरे बन जाएगी लिंक लिस्ट, और वो पीछे वाले से उसे लिंक कर देगा। लेकिन एरे लिस्ट में क्या होता है, वो रिप्लेस हो जाती है, तो हम लॉस्ट हो जाती है। अब देखते हैं लिंक लिस्ट को हम कैसे कर सकते हैं क्रिएट। एरे लिस्ट में क्या होता था, यहाँ पे हम एरे लिस्ट लिखते थे, लेकिन लिंक लिस्ट में बस सिंपल सी है कि ऊपर यहाँ पे एरे लिस्ट के लिए की जगह लिंक लिस्ट कर दिया इंपोर्ट, और यहाँ पे एरे लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट लिख दिया, स्ट्रिंग वो सेम बिल्कुल, ठीक है, और ये प्रिंट कवर कर दिया। तो सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने एक समझ लिया ना कलेक्शन, तो आप बाकी समझ ही लोगे इजीली। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़, अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। हाँ, अब हम पढ़ना है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज़ अ क्लास प्रेजेंट इन यूपी, वही सेम कि वो क्लास प्रेजेंट होती है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल में, एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, स्केलेटन प्रोवाइड जो करती है, और वो लिस्ट को करती है इम्प्लीमेंट, रैंडम एक्सेस को करती है जो इससे रैंडम एक्सेस कर सकें, क्लोनेबल इसको क्लोन कर सकें, सीरियलाइजेबल इससे सीरियलाइज कर सकें। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि रिसाइजेबल एरे पे बेस्ड है, डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, हेट्रोजीनस वैल्यू भी आ सकती हैं, और वेक्टर तुम्हारा और सिंक्रोनाइज। तो थ्रेड क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो इसलिए वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं।
अब है इसका डिक्लेरेशन, वेक्टर ई लिखा, जेनेरिक लिखा, ये एक्सटेंड करा एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, इम्प्लीमेंट करा रैंडम मैसेज क्लोनेबल। देखो एग्जांपल क्या करते हैं, जैसे उसमें एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में करा था, यहाँ पे उनकी जगह लिख दिया वेक्टर, स्ट्रिंग टाइप का नाम दे दिया कुछ, और फिर न्यू वेक्टर ये इसमें फिर ऐड कर दिए उस मेथड से, ये एक एक करके ऐड कर दिए। ठीक है, हम ऐड से भी ऐड कर सकते हैं और ऐड एलिमेंट लिख के भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, जैसे वो थे वही, और इनमें बस ये थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा वो है कि इसमें ये थ्रेड सेफ है, एक इम्पोर्ट अलग पॉइंट। ठीक है, अब स्टैक क्या होता है, देखो स्टैक क्या होता है, जो हमारी लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक का स्टैक है, ठीक है, यहाँ बुक रखी हैं, यहाँ बुक रखी हैं, तो अगर आपको कोई बुक उठानी हो तो आप लास्ट वाली तो पहले उठाओगे, है ना, और अगर आपको कोई बुक रखनी हो तो रखोगे भी यहीं से। तो स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, और क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब अगर हम लास्ट कोई ही तो उठाएंगे फर्स्ट आउट में, तो स्टैक क्या फॉलो करता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। और क्यू क्या फॉलो करता है, फीफो। देखो क्यू भी यहीं समझ लेते हैं, जैसे यहाँ क्यू लग रही है, जैसे यहाँ कुछ ऑफिस है, ठीक है, और यहाँ लाइन लग रही है, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई इंसान आ रहा है तो वो कहाँ से आएगा, एंड से आएगा। लेकिन जो अगर किसी इंसान का काम हो गया तो जाएगा तो पहले से ना, तो क्या हो गया, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले फर्स्ट पहली बारी में पहला वाला चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं स्टैक। स्टैक देखो वो प्रेजेंट होता है java.util पैकेज में, ठीक है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वेक्टर, वेक्टर क्लास से एक्सटेंड होता है। सो वो चाइल्ड क्लास ही होता है वेक्टर का। ठीक है, वो ये वाला था ना, वेक्टर के अंदर आ रहा है ये रहा, तो वेक्टर के अंदर ही स्टैक आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये चाइल्ड क्लास होता है, और ये फीफो होता है, ये हमने पढ़ लिया कि स्टोर करता है। इसके दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। तो ऐड करने को क्या बोलते हैं हम, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो बोलेंगे पुश, अगर उसको डिलीट कर रहे हैं वहाँ से तो उसको बोलेंगे पॉप। ठीक है, अब स्टैक कैसे बनाते हैं, लिखा स्टैक एस इजिकल टू न्यू स्टैक, ये भी उससे भी सिंपल है, स्टैक एस लिखा सीधा और इजिकल टू न्यू स्टैक, ऐड करना है तो ऐड कर दिया ए, फिर बी। अब इसका देखो प्रोसीजर देख लो, जैसे मैंने बोला था ना बुक का स्टैक, देखो अब पहले ऐड करा ए, तो जाके 0 इंडेक्स पे ए ऐड हो गया, फिर बी करा तो 0 पे तो ए ऐड हो गया, बी जाके स्टोर हो जाएगा फर्स्ट पे, फिर करा सी ऐड तो वो स्टोर हो गया सेकंड पे। अब इन्होंने प्रिंट करा दिया, तो ए बी सी ऐसे करके प्रिंट हो गए। अब अगर हमें वो सर्च करेगा ना, देखो बिल्ट इन फंक्शन आ गया ना, तो अगर लिखे s.search a, तो क्या करेगा वो, इनके कुछ इंडेक्स हैं ऐसे करके, तो वो ऊपर से सर्च करेगा, यहाँ से स्टार्टिंग से सर्च करेगा। ठीक है, तो S3 का कर देगा वो, ये देखेगा कहाँ पे है, तो C तो 1 पे है, ठीक है, B 2 पे और A 3 पे, तो यहाँ 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, और Z देखो, Z देखा इसने, Z कहीं है नहीं तो -1। ठीक है, तो हम पुश करते हैं ऐसे करके डायरेक्शन में, लेकिन जब सर्च करेंगे ना तो वो उसका ऊपर से इंडेक्सिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो import java.util.stack लिखा, फिर स्टैक क्रिएट किया, फिर पुश किए उसमें एप्पल ग्रेप्स मैंगो, इसे कैसे पुश हो रहे होंगे ऐसे करके, यहाँ पे लिखा होगा एप्पल, ठीक है, यहाँ ग्रेप्स आ गया, फिर उसके बाद फिर आ गया यहाँ पे मैंगो, फिर यहाँ पे आ गया ऑरेंज, तो ये प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा स्टैक। कैसे प्रिंट होएगा, एप्पल आएगा, फिर ग्रेप्स आएगा, ऐसे करके जैसे ऊपर प्रिंट हुए ना ये बी सी, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करा स्टैक, इसने क्या करा, एस एलिमेंट फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक, तो इस पीक करा उसने, मतलब पी एक फंक्शन होता है वो सीन करने के लिए, सी करने के लिए। अब देखो सिस्टम डॉट आउट ऑन एलिमेंट, वो पहला वाला जो है ना, तो ये जाके सबसे ऊपर जो है ना टॉप पे जो है उसे जाके रीड करेगा। तो टॉप पे क्या हमारा, सबसे टॉप पे है हमारा एप्पल, यहाँ आ गया था, ग्रेप्स यहाँ आ गया था, मैंगो यहाँ आ गया था, ऑरेंज, तो सबसे ऊपर वाले को जाके देखेगा और फ्रूट में स्टोर कर देगा। पिक का मतलब एसेस करेगा एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक।
और एलिमेंटेड टॉप, और फ्रूट्स में क्या स्टोर है हमारा ऑरेंज, क्योंकि सबसे लास्ट में जो आया था सबसे टॉप पे जो है उसको प्रिंट कर देगा। अब आते हैं हमारे देखो सेट्स। सेट्स क्या होता है, इज़ अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन के अंदर ही आते हैं सेट्स। ये रहा कलेक्शन के अंदर सेट्स हैं, और फिर सेट्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं हैश सेट में और शॉर्टेड सेट में। वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं लिंक्ड हैश सेट में और नेविगेबल सेट में और ट्री सेट में। इनको देखो, और सेट क्या होता है, देखो सेट एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। जैसे मैथ वाला सेट याद है ना, तो उसमें तुम डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं स्टोर कर सकते। और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है कि एक एक करके ही स्टोर होगा, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे। तो सेट ये तुम्हारा मैथ वाला सेट हो गया। सेट डज नॉट कंटेन एनी न्यू मेथड, वी मस्ट यूज ओनली कलेक्शन इंटरफेस मेथड। ठीक है, अब आता है सेट के अंदर हैश सेट। हैश सेट या वो हैश सेट होती है, हैश टेबल वगैरह होती है ना, तो वो देख पहले तो इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल में हो जाता है स्टोर। फिर एब्स्ट्रैक्ट सेट से तो उसको इनहेरिट करना ही पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट करेगा वही चीज़ सेट करेगा इम्प्लीमेंट, क्योंकि सेट का पार्ट है तो भाई सेट तो करेगा ही। क्लोनेबल मतलब क्लोन कर सकते हो जिससे उसका सीरियलाइजेबल मतलब सीरियलाइज कर सकते हो। अब जो उसकी अंडरलाइन प्रिंसिपल होती है वो क्या होती है, हैश टेबल। हैश टेबल बनाते हैं, और फिर हैश फंक्शन होता है कोई, फिर उससे मैपिंग होती है। याद है ना वो डाटा स्ट्रक्चर वाला हैश टेबल, वो ही है। इसमें डुप्लीकेट्स इसमें अलाउ नहीं होते। हैश के तो सेट के तो पार्ट है, तो सेट में नहीं होते तो हैश टेबल में कैसे हो जाएंगे जब उसी का पार्ट है। तो इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट प्रिजर्व्ड एज इट इज़ बेस्ड ऑन हैश कोड। अब देखो फंक्शन होते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ फंक्शन होता है तुम्हें याद हो तो डीएस का हैश फंक्शन मोड 10 करके जो रिमाइंडर आया वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाती है, तो वो प्रिजर्व नहीं होता, वो हैश फंक्शन पे डिपेंड होता है। हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी अलाउड होते हैं। ठीक है, नल इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, नल इंसर्शन क्यों ही करेगा। और इफ़ अवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज सर्च, अगर सर्च करने वाली बात हो ना तो हैश सेट परफेक्ट होता है, क्योंकि हैश फंक्शन से उसमें होते हैं ना वो स्टोर, इसलिए। और इसको कैसे बनाते हैं, देखो फॉर्मेट तो सबका सेम ही है। जो तुम बना रहे हो ना कलेक्शन का, वो लिखा, कोई उसका नाम दे दिया म्यूजिकल टू न्यू हैश सेट। अब ऐड कर दिया ऐड कर दिया दूसरा ए। अब देखो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लिखा है ये तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, पर इसका फॉल्स होगा। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन है हैश सेट लिखा, एक्सटेंड कर दिया एब्स्ट्रैक्ट सेट, इम्प्लीमेंट क्लोनेबल सीरियलाइजेबल। देखो सेम सही है, एक बार एक कर लोगे तो बाकी हो जाएंगे। अब देखो इसका है प्रोग्राम, ये एक फिल रेशियो वगैरह होती है, मतलब कितना फिल है। जैसे 0.75 फिल है तो आफ्टर फिलिंग 75% ए न्यू हैश ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ऐसे करके। अब देखो ये हैश सेट कार्स न्यू हैश सेट स्ट्रिंग, इसमें ऐड कर दिए वो सारी कार्ड्स और फिर प्रिंट करवा दिया सेम ऊपर जैसा। ठीक है, अब आता है तुम्हारा लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट क्या होता है, जो एक्सटेंड करता है हैश सेट क्लास को और इम्प्लीमेंट करता है सेट क्लोनेबल सीरियलाइजेबल को। अब यहाँ पे है तुम्हारा हैश सेट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस। लिंक लिस्ट नहीं, लिंक्ड हैश सेट, मतलब जैसे लिंक लिस्ट होती है तो क्या होता है, लिस्टों को लिंक कर देती है। तो लिंक हैश सेट क्या होगा, हैश सेट को लिंक कर देगी, सिंपल। अब इसकी जो होगी प्रिंसिपल वो तो हैश टेबल ही होगी, इसमें क्या आ जाएगा, लिंक लिस्ट भी आ जाएगी, हैश टेबल भी आ जाएगी। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। फिर इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं रहता क्योंकि हैश टेबल का यूज़ कर रहा है, पर लिंक्ड हैश सेट लिंक लिस्ट में प्रिजर्व रहता है ना, तो इसमें भी प्रिजर्व रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम इसके आगे का कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखो शॉर्टेड सेट्स क्या होते हैं। सेट्स क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट अलाउड ना हो। ठीक है, तो शॉर्टेड सेट नाम से पता लग रहा है शॉर्टेड सेट, तो शॉर्टेड सेट मतलब शॉर्ट हुए वाले सेट्स। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल as a single entity where duplicates are not allowed but all objects should be inserted according to some sorting order। मतलब sorted order में हम उसे insert भी करें और उसमें duplicates elements भी ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, sorted set। तो in short हम एक ऐसा कोई set जो sorted हो उसको बोलते हैं sorted set।
उसमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, जैसे इसमें है ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड सेट को रिटर्न कर देगा। ऑब्जेक्ट लास्ट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा लास्ट एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट हेड सेट क्या करेगा, इसमें देखो ऑब्जेक्ट पास होगा, जो मतलब तुम जो भी पास कर रहे हो उसको देखेगा, और हेड सेट क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा उस सॉर्टेड सेट्स के एलिमेंट जो कि लेस देन है ऑब्जेक्ट से, जो मतलब तुमने पास किया है। ठीक है, टेल सेट उसका ही थोड़ा उसका उल्टा है कि जो भी उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। तो हेड सेट क्या करेगा, लेस देन जो ऑब्जेक्ट है, और टेल सेट क्या करेगा, ग्रेटर देन जो ऑब्जेक्ट है। मतलब हेड सेट मतलब हेड जो है वो उसकी अपर लिमिट है, और टेल सेट मतलब कि उससे वो उसकी लोअर लिमिट है, तो उससे ज़्यादा जितने जितने हैं उनको प्रिंट करेगा। अब जैसे एक होता है ये सबसेट, तो सबसेट क्या करता है, ऑब्जेक्ट 1 जो पास हो रहा है और ऑब्जेक्ट 2 जो पास हो रहा है उसके बीच के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, जैसे obj1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और obj2 से लेस देन, जैसे सब स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, अब कंपेरेटर क्या होता है, ये रिटर्न करता है कि उस अंडरलाइंग सॉर्टिंग टेक्निक्स, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये सेट है, तो फर्स्ट वाले ने क्या प्रिंट करा, फर्स्ट प्रिंट कर दिया, लास्ट वाले ने लास्ट कर दिया। हेड सेट ने क्या प्रिंट करा, हेड सेट 106 है, तो ये 106 हेड है, तो इससे पीछे वाले तो 100, 101, 104। टेल सेट मतलब ये टेल है, स्टार्टिंग है, तो 106 इससे बड़े बड़े सारे। सबसेट देखो 101 और 115 लिखा है, दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, तो इनके बीच में जितने हैं यहाँ से स्टार्ट हो गए लेस देन 115। ठीक है, तो 101, 104, 106, 1110 एंड ये लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, और कंपेरेटर और देखो ये जैसे यहाँ लिखा है ना, इफ़ वी आर यूजिंग डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग टेक्निक, तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग टेक्निक है, तो इसने क्या कर रिटर्न कर दिया, नल। अब देखो आते हैं ट्री सेट पे। ट्री सेट क्या होता है, देखो तुमने डीएस में पढ़ा होगा, ट्री होता है तो जिसके ब्रांचेस होती हैं, एक से ज़्यादा, बाइनरी ट्री होता है उसके 2 चाइल्ड होते हैं, तो ट्री के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर बाइनरी हो तो उसके 2 होते हैं। अब ट्री सेट देख दो, सेट तुम्हें पता है, ट्री देखते हैं। ये एक तो जावा.util पैकेज में होता है जो कि इनहेरिट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट सेट, वो जो उसकी बॉडी प्रोवाइड करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा ये वाले इंटरफेस, नेविगेबल सेट, क्लोनेबल जी क्लोन करने के लिए, सीरियल और इम्प्लीमेंट करेगा नेविगेबल सेट, क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये एक तो होता है बैलेंस्ड ट्री। बैलेंस्ड तुमने एवियल ट्री पढ़ा हुआ, देखो कि लेफ्ट माइनस राइट, मतलब लेफ्ट में कितनी नोड है और राइट में कितनी नोड है, उनको माइनस करें तो किसके बीच में आना चाहिए, 0, 1 और -1। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड है। पहली चीज़, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं ट्री में। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं रहता है, वो आते जाते हैं वो इंसर्ट होते जा रहे हैं। हेट्रोजीनस अलाउड नहीं होते, इंटीजर है तो इंटी रहेगा। ठीक है, और अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं और फिर भी डिफरेंट टाइप के, तो ये कौन सा एरर देगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसकी डिक्लेरेशन दे रखी है कि पहले ऐसे लिखेंगे, पब्लिक क्लास ट्री सेट, एक्सटेंड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट सेट जो ऊपर पड़ा था, और इम्प्लीमेंट कर देंगे ये तीनों चीज़ को। ठीक है, तो सिंपल है, अगर तुम ये पढ़ोगे तो इसका डिक्लेरेशन तुम इजीली लिख लोगे। अब ये है कि कैसे बनाते हैं, तो क्या लिखते हैं, ट्री सेट टी इजिकल टू न्यू ट्री सेट। देखो ये तो सबका सेम है, अगर तुम एक का कर लेते हो ना, जैसे होता है हैश सेट टी इजिकल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, सेट टी इजिकल टू न्यू सेट, स्ट्रिंग टी इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग, ऐसा करके है ना, तो सब में बस नाम चेंज करना है और कुछ नहीं करना। अब आते हैं कंपेरेबल पे। कंपेरेबल क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन java.lang पैकेज में प्रेजेंट होता है, जो एक मेथड होता है जिसके अंदर कंपेयर टू, जो कि कंपेयर करने के लिए काम आता है ऑब्जेक्ट्स के। जैसे इसमें लिखा है obj1 डॉट कंपेयर टू obj2, तो क्या करेगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेगा। तो obj1 द ऑब्जेक्ट विच इज़ इंसर्टेड एंड obj2 ये जो पहला वाला है तो वो अभी इंसर्ट हो रहा है, और obj2 पहले से इंसर्टेड है। ठीक है, तो इन दोनों को ये कंपेयर करेगा।
अब क्या है ये कि माइनस रिटर्न करेगा अगर obj1 बिकम्स बिफोर obj2, मतलब कि obj1 अगर पहले आ रहा है obj2 के तो वो करेगा माइनस रिटर्न, और पॉजिटिव रिटर्न करेगा अगर obj1 आ रहा है बाद में obj2 के, क्योंकि obj2 पहले ही आ चुका है। इसमें लिखा है ना कि obj2 इज ऑलरेडी इंसर्टेड एंड obj1 इज टू बी इंसर्टेड, वो बाद में इंसर्ट होगा। तो अगर ऐसा है कि obj2 पहले ही इंसर्टेड है और obj1 आ रहा है उसके बाद में, तो पॉजिटिव करेगा, नहीं तो नेगेटिव करेगा, और रिटर्न करेगा 0 अगर दोनों इक्वल हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें ये एग्जांपल दे रखा है, ये आप पीपीटी से रीड कर लेना, क्योंकि कुछ ना इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आप डीपली पढ़ना चाहोगे तो आप पीपीटी से रीड कर लेना। मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दे रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ये है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है कि टी डॉट एड ए है, ए उसमें डाल दिया। ठीक है, अब ए डॉट कंपेयर टू ए कर रहा है, ए उसमें पहले से डाल दिया और वापस दोबारा भी ए ही आ रहा है, तो क्या रिटर्न कर दिया 0, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखो क्यू क्या होता है। क्यू आपको पता है, क्यू और स्टैक क्या होते हैं। ये तो इंटरफेस ऑफ कलेक्शन है, ये तो ठीक है, वो ऊपर जो ग्राफ था उसके अंदर आता है। क्यू क्या होता है, फीफो प्रिंसिपल जो फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ लाइन लगी हुई है और यहाँ कुछ दुकान है, कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लाइन लगी हुई है, तो कोई इंसान आएगा, तो जो आएगा वो एंड से खड़ा होगा, बीच में तो आके खड़ा नहीं हो सकता, लड़ाई हो जाएगी ना तो। और जो जाएगा तो पीछे से थोड़ी चला जाएगा, जब उसका काम हो जाएगा जब भी तो जाएगा यहाँ से। तो क्या हुआ कि इंसर्शन और डिलीशन एक तो डिफरेंट एंड पे हो रहा है, लेकिन स्टैक पे एक एंड पे होता है। तो जैसे बुक का स्टैक है तो हम उठा भी ऊपर से ही सकते हैं और रख भी ऊपर से ही सकते हैं, लेकिन क्यू में क्या होता है कि डिलीशन हो रहा है स्टार्टिंग से और एडिशन हो रहा है एंड से। अब ये क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खड़ा है वो सबसे पहले बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रायर टू प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग के हिसाब से, जैसे इसमें होता है कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो आपको पता करना कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, तो उसके लिए हम क्यू का यूज़ करते हैं। अब जैसे बिफोर सेंडिंग मैसेजेस, SMS मैसेजेस टू ऑल मोबाइल नंबर्स वी हैव टू स्टोर इन सम डाटा स्ट्रक्चर, तो उस चीज़ के लिए हम एक ऑर्डर मेंटेन रहे और एक ऑर्डर रहेगी कौन से एक पास कौन सा जाएगा, तो उसके लिए हम फीफो टेक्निक को बेस्ट मानते हैं, बेस्ट चॉइस मानते हैं। ठीक है, अब एक होता है इसमें देखो ये चीज़ें हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं, ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो आप डेफिनेशन लिखो इसका, थोड़ा फीफो एक्सप्लेन करो और एक दो इसमें से लिख दो। जैसे लिखा है ना ये बूलियन ऑफर ऑब्जेक्ट ओ, तो ये किस लिए काम आता है, टू ऐड एन ऑब्जेक्ट। पी क्या होता है, वो रिटर्न हेड एलिमेंट स्टार्टिंग में जाएगा और उसकी हेड देखेगा और रिटर्न कर देगा। क्यू एम्प्टी हो तो नली रिटर्न करेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब जैसे रिमूव है तो रिमूव क्या करेगा, रिटर्न हेड एलिमेंट ऑफ द क्यू कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। और अगर क्यू एम्प्टी है तो फिर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन प्रिंट कर देगा। एक्सेप्शन तो पता है ना, ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन जो कि डिस्टर्ब कर दे द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, तो उस केस में ये वाली प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई क्यों की, उसके बारे में थोड़ा लिख देना। ठीक है, अब आता है प्रायोरिटी की रो। प्रायोरिटी से आप क्या समझते हो कि कौन किसकी प्रायोरिटी किसको हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी का यह है कि क्यू में एक तरह से एक प्रायोरिटी के हिसाब से एलिमेंट्स ऑर्डर करना। जैसे मैं बोल दूँ असेंडिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी है, तो क्या होगा, सबसे छोटा वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद में उसका बड़ा, फिर उसके बाद में उसका बड़ा, उसके बाद में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर वाली में तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़े वाले की सबसे ज़्यादा हुई ना, ऐसे करके। तो अब होता है ये है इज़ अ क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज में तो होती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्यू को तो करेगी क्योंकि क्यू का पार्ट है, और इम्प्लीमेंट करेगी सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ठीक है, तो इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रायर टू प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू सम प्रायोरिटी, तो कोई प्रायोरिटी दे दें हम।
ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है क्लास में, अगर टीचर को कुछ किसी को मॉनिटर बनाना हो तो वो नंबर की प्रायोरिटी देता था, किसके नंबर ज़्यादा हैं तो उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा और उसको टीचर बनाऊंगा। तो ठीक है, इसमें प्रायोरिटी ऐसे होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता। देखो ऑब्वियस ही बात है, क्यू में नहीं रहता तो प्रायोरिटी की उसका पार्ट है, तो इंसर्शन की वो ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता क्योंकि वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है। और डुप्लीकेट्स तो अलाउड होते ही नहीं है। ठीक है। अब और अगर हम देखो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो होमोजीनस होना चाहिए, क्योंकि क्यू भी तो होमोजीनस यूज़ करता है, नहीं तो फिर वही आएगा क्लास का एक्सेप्शन। ठीक है। और इसमें देखो ये डिक्लेरेशन है कि प्रायोरिटी की क्यू लिखा, फिर एक्सटेंड कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्यू, मतलब जो ये ऊपर लिखा होता है ना इसी को नीचे इसके पैटर्न में लिख देते हैं। तो अगर आपको ऊपर वाला समझ आ गया तो नीचे वाला आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है। ये जेनेरिक होता है E1, जो बाद में रिप्लेस होता है जो भी ऑब्जेक्ट पास होता है उससे। अब इसका वही जैसे पीछे करा था उसमें ही प्रायोरिटी क्यू लिख दिया, एक वेरिएबल ले लिया, न्यू प्रायोरिटी क्यू, सिंपल सा बन गया प्रायोरिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। ठीक है। इसमें बस इसका इनिशियलाइजेशन। अब इसमें जैसे ये एग्जांपल दे रखा है तो ये बना दी आपकी एक क्यू लिंक लिस्ट। इसमें फिर आपके क्यू में एलिमेंट्स ऐड कर दिए, पहले एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है। और फिर ये तो क्यू का रिमूव का हो गया कि अगर क्यू में से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला वाला रिमूव हो जाएगा, तो एप्पल रिमूव हो जाएगा। तो ये जब प्रिंट करेगा ना तो रिमूव्ड एलिमेंट प्लस फ्रंट, मतलब क्या प्रिंट करेगा, प्लस एप्पल। ये ऊपर जो हमने पढ़ा था ना उसी का एग्जाम्पल है। अब ये क्यू आफ्टर रिमूवल प्रिंट कर देगा, मतलब सिर्फ प्रिंट करेगा बनाना और चेरी। अब ये क्यू डॉट ऐड डेट, तो डेट ऐड को ऐड कर देगा। और सबसे पहले क्यू में क्या कहाँ से इंसर्शन होता है, एंड से इंसर्शन होता है, तो सबसे एंड में जाके प्रिंट ऐड कर देगा। तो क्या बचा, बनाना, चेरी और डेट। और क्यू डॉट पीक क्या करता है, फ्रंट एलिमेंट को पीक करता है, तो फ्रंट पे क्या होगा, बनाना होगा, क्योंकि डेट तो एंड में जाके ऐड हुआ है तो ये बनाना प्रिंट कर देगा। ठीक है। और ये पीक के बाद का है, तो इसमें जो अपडेटेड है ना डेट के साथ वो प्रिंट कर देगा। अब आते हैं मैप्स पे। अब मैप्स भी देखो कुछ में डिवाइड होते हैं पार्ट्स में डिफरेंट, जैसे हैश मैप हो गया तुम्हारा, जिसमें जो हैश टेबल का यूज़ होता है, हैश फंक्शन का यूज़ होता है। फिर उसी के अंदर तुम्हारा आ जाता है लिंक्ड हैश मैप, जिसमें लिंक लिस्ट का यूज़ हो जाता है उसी हैश टेबल के अंदर। आइडेंटिटी हैश मैप आता है, वीक हैश मैप आता है जो हम पढ़ेंगे अभी नीचे, शॉर्टेड मैप जिसमें शॉर्टेड हों, नेविगेबल मैप, ट्री मैप। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे रखी हैं, तो आज इसमें पढ़ते हैं। पहली बात तो मैप क्या होता है। मैप क्या होता है कि तुम्हारे पास कुछ नंबर ऑफ कुछ है डाटा और उससे कोई चीज़ मैप्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ कीज़ लिखी हैं, तो अगर मैं बोलूँ 101 तो उसकी वैल्यू होगी A, अगर मैं बोल दूँ 103 की वैल्यू बताओ तो उसकी वैल्यू होगी C, ऐसे करके। ठीक है। तो किसी फिक्स नंबर ऑफ कीज़ को किसी वैल्यू से लिंक करना, या कुछ भी समझ लो, डिक्शनरी की तरह समझ लो, तो पेयर करना, तो उनको बोलेंगे हम मैप। डुप्लीकेट्स कीज अलाउ नहीं हो सकती क्योंकि एक चीज़ के दो आंसर नहीं हो सकते। ईच की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन एंट्री, ईच की वैल्यू पेयर को हम बोलते हैं इसमें एंट्री। ठीक है। तो हैंस मैप इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंट्री ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जैसे उसमें कुछ तरीके थे, ऐसे इसमें जैसे ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पुट, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो क्या हुआ उसमें ऐड होगी एक की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। जैसे इसने लिख दिया m डॉट पुट 101 A, तो m के अंदर m मैप के अंदर स्टोर हो गया 101 और उसके साथ उसकी की A। ऐसे ही करके जैसे पुट ऑल, ये सारे ऑल द स्पेसिफाइड मैप टू द करंट मैप प्रिंट कर देगा, मतलब एक मैप की वैल्यू सारी दूसरे मैप में। ऐसे कुछ फंक्शन से इनको आप पढ़ लेना, एक बार समझ आ जाएंगे आपको, एक बार रीड करने से समझ आ जाएंगे। ठीक है। अब है तुम्हारा कलेक्शंस, व्यू ऑफ मैप। ये सब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको मेन समझा दे रही हूँ, जिससे क्योंकि आप बाकी सब तो एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। अगर आपको मेन चीज़ समझ आ गई आप तीन सबसे बना के भी लिख दोगे। ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा डाटाज है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी इनकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेन डेफिनेशन पढ़ो, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, डिक्लेरेशन पढ़ो, कैसे बनते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, बस उतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत। अब देखो हैश मैप क्या होता है। हैश मैप जावा ट्यूटोरियल पैकेज में तो होता ही है, एब्स्ट्रैक्ट मैप को तो करेगा ही क्योंकि उसके अंदर आ रहा है, और इम्प्लीमेंट करेगा मैप, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल। देखो ये चीज़ें सेम है तो आपको याद हो जाएंगी।
अब अंडरलाइन क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर, हैश टेबल ही होगा, देखो हैश मैप का। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता क्योंकि वो हैश फंक्शन पे बेस्ड होता है। डुप्लीकेट्स की अलाउ नहीं होती। हेट्रोजीनस अलाउड, हेट्रोजीनस देखो अलाउड होते हैं क्योंकि मैं एप्पल के लिए 1 यूज़ कर लूँ, ए के लिए 2 यूज़ कर लूँ, बी के लिए 2 यूज़ कर लूँ, सी के लिए 3 यूज़ कर लूँ, तो मतलब हेट्रोजीनस अलाउड हो जाते हैं क्योंकि और की ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग में ही हो तो वैल्यू भी स्ट्रिंग में ही हो। नल इज़ अलाउड फॉर की के लिए एक बार अलाउड है पर फिर नहीं, क्योंकि सेम नहीं हो सकते। अब है कि हैश मैप इज़ द बेस्ट चॉइस इन आवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन। तो जैसे सर्चिंग का काम होता है ना, तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं किसी की के बेसिस पे वैल्यू, तो इसलिए हैश मैप वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। अब इसका डिक्लेरेशन ये इस पहले हम सिर्फ ई पास कर रहे थे क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पास होना था, यहाँ पे की भी पास होनी है, वैल्यू भी पास होनी है, तो इसलिए हमने 2 ऑब्जेक्ट पास करे, जेनेरिक पास करे जो ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएंगे, फिर एक्सटेंड करा एब्स्ट्रैक्ट मैप, फिर यहाँ पे केवी लिखा दोबारा, इम्प्लीमेंट करा मैप क्लोनेबल सीरियलाइजेबल। अब है इसका कंस्ट्रक्टर्स कैसे बनाते हैं, वही हैश मैप एम इजिकल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, आप यहाँ पे कैपेसिटी भी दे सकते हो, तो इसका एक बार देख लेना फॉर्मेट की कैसे करते हैं। फॉर्मेट बाकी सब में सेम ही चलता आ रहा है कि उसके आगे नाम है, फिर कोई वेरिएबल है, फिर इजिकल टू न्यू हैश मैप। अब देखो हैश मैप और हैश टेबल में डिफरेंस देखो। हैश मैप क्या होती है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होती है, मतलब कि एक ज़रूरी नहीं है एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन हो, लेकिन जो हैश टेबल है वो सिंक्रोनाइज्ड होती है, एक टाइम पे एक ही होगा, बाकी नहीं होगा अलाउ। ठीक है, अब मतलब प्रोसेस, अब जैसे हैश मैप है एक टाइम पे एक ही, इसमें जाए सिंक्रोनाइज नहीं है, तो मल्टीपल थ्रेड्स आर अलाउड टू ऑपरेट ऑन हैश मैप। तो मल्टीपल थ्रेड्स अलाउ हो सकते हैं एक टाइम पे, इसलिए वो थ्रेड सेफ भी नहीं है क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स हो रहे हैं तो थ्रेड सेफ नहीं है। पर हैश टेबल जिसे याद रखना कि टेबल सिंक्रोनाइज रहती है, तो एक ही थ्रेड अलाउ होता है, तो इसलिए थ्रेड सेफ भी है। मैप में देखो क्या हो जाता है, मैप से तो मैं ऐसे याद कर लो कि टेबल में एक टेबल सी रहती है तो सिंक्रोनाइज्ड है, मैप में क्या है मैपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों की एक साथ मैपिंग होती है, तो वो तुम्हारा मल्टीपल थ्रेड से हो गया। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे याद कर लेना। और इसका परफॉर्मेंस जो होता है ना, इसका हाई होता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको एक दूसरे के लिए वेट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रहा। पर हैश टेबल में परफॉर्मेंस लो होता है। नल इज़ अलाउड फॉर और बोथ की एंड वैल्यू, नल इज़ नॉट अलाउड फॉर की एंड वैल्यूज अदरवाइज वी विल गेट नल। हैश टेबल में नल अलाउड नहीं होता, इसमें अलाउ होता है। ठीक है, ये वर्जन के बारे में है थोड़ा। अब है लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप क्या होता है, इज़ अ क्लास परटेन्स इन java.util पैकेज विच extends from hash map देखो लिंक्ड हैश मैप क्या होता है, java.util पैकेज में तो होती है, एक्सटेंड करती है हैश मैप को, इंप्लीमेंट करती है मैप क्लोनेबल सीरियलाइजेबल। अब इसमें देखो लिंक्ड हैश मैप है तो नाम समझ आ रहा है आपको सारा कि लिंक्ड मतलब लिंक लिस्ट, हैश मैप मतलब हैश टेबल, सिंपल। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब आप हैश मैप का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर क्या हो गया, हैश टेबल। लिंक्ड हैश मैप है तो लिंक लिस्ट भी आ गया, उसमें हैश टेबल भी आ गई। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता, ये तो आपको पता ही है कि हैश कीज़ के बेसिस पे होता है। पर लिंक्ड हैश मैप में एक दूसरे से लिंक रहते हैं ना, एक पीछे वाले के पास आगे वाले का एड्रेस होता है, तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। लिंक लिस्ट में याद है ना आपको, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, तो लिंक्ड हैश मैप में भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, अब ये है कि ये आपको बता रखा है कि हम इक्वल टू वर्सेस इक्वल्स में क्या डिफरेंस है। अब इन जनरल इक्वल टू जो ऑपरेटर है ना, वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए काम आता है, लेकिन जो इक्वल्स है, खाली इक्वल्स है, वो कंटेंट के लिए काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे यहाँ समझ नहीं आएगा तो यहाँ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हैं 2 वेरिएबल हैं, इंटीजर i1 में हमारे न्यू इंटीजर 10 स्टोर है और i2 में न्यू इंटीजर 10 स्टोर है इसमें भी। ठीक है, अगर यहाँ पे आए कि i1 इज इक्वल टू i2, दोनों का एड्रेस तो सेम नहीं है ना, दोनों का रेफरेंस कंपैरिजन तो सेम नहीं है ना, तो इसलिए फॉल्स। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर हम इक्वल्स यूज़ कर रहे हैं तो आ रहा है ट्रू।
तो मतलब अगर डबल इक्वल टू है तो हम उनका एड्रेस और रेफरेंस चेक कर रहे हैं। अगर वो ठीक है तो आएगा, दोनों का सेम एड्रेस है तो आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब आता है आइडेंटिटी हैश मैप। देखो ये बिल्कुल सेम होता है हैश मैप से, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। या जो नॉर्मल हैश मैप होता है ना वो यूज़ करता है इक्वल्स मेथड। इक्वल मेथड अभी हम पीछे पढ़ा था, किसके लिए यूज़ होता है, सिर्फ उसकी चेक करने के लिए कि वैल्यू सेम है कि नहीं। लेकिन जो आइडेंटिटी हैश मैप है ना वो यूज़ करता है डबल इक्वल टू। और डबल इक्वल टू आपको पता ही है, ऊपर हमने पढ़ा है कि वो उसका रेफरेंस कंपेरिजन भी चेक करता है। तो अगर हैश मैप है खाली तो वो इक्वल टू इक्वल्स यूज़ कर रहा है सिर्फ उसका कंटेंट चेक करने के लिए। लेकिन आइडेंटिटी हैश मैप यूज़ करता है हमारा डबल इक्वल टू। तो ऐसे आए तो लिखना हैश मैप के इक्वल है, बस ये जो हैश मैप है वो इक्वल्स यूज़ करता है और आइडेंटिटी हैश मैप डबल इक्वल टू यूज़ करता है। अब ये इनका थोड़ा दोनों का एग्जांपल है। हैश मैप बनाया हमने एक, इसमें भी आइडेंटिटी हैश मैप एम इज इक्वल टू न्यू आइडेंटिटी हैश मैप, दोनों में देखो डाल दिए 10-10 डाल दिए दोनों में, ठीक है। और ये मैप ये दो इंटीजर में I1 में 10 ले लिया, I2 में भी 10 ले लिया, इसमें भी ऐसे किया। और यहाँ पे I1 से मैप करा दिया पवन, I2 से मैप करा दिया कल्याण, इसमें भी सेम करा। अब यहाँ पे प्रिंट करा दिया M, तो M में क्या आ गया 10 इज इक्वल टू कल्याण। तो पहले में जैसे I1 एंड I2 डुप्लीकेट कीज हैं बिकॉज हैश मैप यूजेस इक्वल मेथड एंड I1 इज डॉट इक्वल्स I2 रिटर्न्स ट्रू। I2 एंड हैश मैप है सिर्फ, तो ये इक्वल्स यूज़ कर रहा है, तो इसके लिए ये दोनों सेम ही है। तो इसने ये सिर्फ नीचे वाला प्रिंट करा 10 इज इक्वल टू कल्याण, और I1 डॉट इक्वल्स I2 प्रिंट कर दिया ट्रू, क्योंकि इसने इक्वल्स यूज़ करा तो वो सिर्फ कंटेंट देख रहा है। तो दोनों की कीज सेम है ना, तो इसने प्रिंट कर दिया ट्रू कि हाँ दोनों सेम है। लेकिन इसमें आए तुम तो इसने दोनों की कीज़ का रेफरेंस चेक किया, तो रेफरेंस तो डिफरेंट आएगा ना, एड्रेस तो डिफरेंट आएगा ना कि I1 इज इक्वल टू I2, तो उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। और दोनों वैल्यू प्रिंट करी है क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं आइडेंटिटी हैश मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें आप ऐसे इस टाइप के लिए यूज़ कर सकते हो कि अगर किसी की जो की है वो सेम है और लेकिन वैल्यू डिफरेंट है तो आप आइडेंटिटी हैश मैप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल हैश मैप में तो वो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो वीक हैश मैप क्या होता है, देखो नॉर्मल हैश मैप में ना वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रखता है टू इस कीज़, मतलब कीज़ ना वो गार्बेज कलेक्टेड नहीं होती जब तक हैश मैप में वो कीज़ हैं, जब तक वो गार्बेज कलेक्टेड नहीं होंगी। पर वीक हैश मैप में क्या होगा, जैसे वीक से समझ आ रहा है कि वीक है, तो कीज़ जो होती है ना वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाती है अगर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है। जो कीज़ को वो स्टोर कर रहा है उनकी तरफ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है तो वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है कि हैश मैप में गार्बेज कलेक्टेड नहीं होती हैं अगर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, लेकिन वीक हैश मैप में अगर उन कीज़ की तरफ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है तो वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाती हैं। बस इतना सा है इसमें, ठीक है। इसका अब देखो बट इन जैसे यहाँ पे लिखा है बट इन केस ऑफ वीक हैश मैप इफ डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस इट इज़ एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन इवन तो ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद वीक हैश मैप, मतलब अगर ऑब्जेक्ट है उसके साथ फिर भी, लेकिन अगर उसके तरफ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है तो वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। अब ये इन दोनों, अब जैसे इन दोनों के एग्जांपल देखो, इसमें दोनों सेम तरीके से डिफाइन किए गए हैं। एक यहाँ पे हैश मैप बनाया गया है, यहाँ पे वीक हैश मैप बनाया गया है, ठीक है। इसमें डाल दिया टी और उसकी वैल्यू डाल दी है सनी, तो टी नाम की की से सनी लिंक हो जाएगा। अब इन्होंने एक बार प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बार तो प्रिंट होना ही है। अब आगे जाके देखो इसने कर दिया टी इज इक्वल टू नल और इसने भी कर दिया, पर यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो चाहे ना हो वो वही रहेगा, तो उसने बाहर आके भी सेम लिख दिया। पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, टी इज इक्वल टू नल करने के बाद वो जो दूसरा है वो गायब हो गया। जैसे यहाँ लिखा है इन अबव एग्जाम्पल इन केस ऑफ हैश मैप टेम्प ऑब्जेक्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद हैश मैप, तो वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो हैश मैप से एसोसिएटेड है। लेकिन जो इस वाले एग्जाम्पल में है इसमें वीक हैश मैप में वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है क्योंकि उसके तरफ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है एक तरह से, ठीक है। तो इनका ये छोटा सा एग्जाम्पल देख लेना और अगर आता है तो एक डेफिनेशन के साथ ये एग्जाम्पल लिख देना। अब होता है अभी गेवल मैप क्या होता है, जो हर में उसमें इंटरफेस की तरह एक बार इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये इंटरफेस होता है शॉर्टेड मैप का, मतलब इसके पास कुछ सेवरल मेथड्स होते हैं नेविगेशन के लिए। जैसे कि फ्लोर की क्या करता है, रिटर्न हाईएस्ट एलिमेंट विच इज़ लेस देन इक्वल टू ई,
मतलब जो लेस देन इक्वल टू ई है हाईएस्ट एलिमेंट उसमें, उसको प्रिंट करेगा। लोअर की क्या करेगा, रिटर्न हाईएस्ट एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर देन ई, तो ई से जो भी बड़ा है वो कर देगा। फ्लोर में क्या करेगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और सीलिंग में क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। फ्लोर में लेस देन इक्वल टू और सीलिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू। हाईएस्ट की रिटर्न लोएस्ट एलिमेंट विच इज ई से ग्रेटर देन। और पोल फर्स्ट में एंट्री में रिटर्न रिमूव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा फर्स्ट एलिमेंट। पोल लास्ट एंट्री में रिमूव करेगा, रिटर्न करेगा लास्ट एलिमेंट, ठीक है। और डिसेंडिंग मैप में क्या करेगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में वो कर देगा। अब देखो कंपेरेबल और कंपेरेटर क्या होता है। देखो जो प्री डिफाइंड कुछ ना उसमें जो हमारी लैंग्वेज है जावा, उसमें प्री डिफाइंड कंपेरेबल होती है क्लासेस, लाइक स्ट्रिंग डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो तो हो जाएगी तुम्हारी कंपेरेबल में। लेकिन कभी कभी हमें जो डिफ़ॉल्ट है ना वो पसंद नहीं है, हमें अपना ओन शॉर्टिंग बनानी है, तो हम यूज़ कर सकते हैं कंपेरेटर का। तो कंपेरेबल जो ओरिजिनली हो और कंपेरेटर हम खुद कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फॉर प्री डिफाइंड नॉन कंपेरेबल क्लासेस लाइक स्ट्रिंग बफर डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग। जैसे ये स्ट्रिंग नॉन कंपेरेबल क्लासेस होती है ना, स्ट्रिंग बफर वगैरह, स्ट्रिंग के लिए तो हो जाता है जो नेचुरल डिफ़ॉल्ट है शॉर्टिंग ऑर्डर। पर जो ये स्ट्रिंग बफर वगैरह होती है ना, ये नॉन कंपेरेबल होती हैं, तो इनके लिए जो नेचुरल शॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें अपना खुद का बनाना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपेरेटर। इसका अब देखो ये डिफरेंशिएट कंपेरिजन से और अच्छे समझ आ जाएगा तुम्हें। कंपेरेबल मीन फॉर डिफ़ॉल्ट नेचुरल शॉर्टिंग, ठीक है, ये तो ठीक है ना स्ट्रिंग वगैरह के लिए। कंपेरेटर मीन फॉर कस्टमाइज शॉर्टिंग ऑर्डर, जैसे स्ट्रिंग बफर के लिए बिल्ट इन नहीं होता, वो काम नहीं करता। ये होता है जावा डॉट लैंग में प्रेजेंट, ठीक है। और ये जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज में, इसमें सिर्फ एक ही मेथड होता है कंपेयर टू। लेकिन जो कंपेरेटर होता है, जो कस्टमाइज होता है, उसमें दो होते हैं, इक्वल्स भी यूज़ कर लेते हैं और कंपेयर भी, ठीक है। ये एक एडवांटेज हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट और रैपर क्लासेस एंड स्ट्रिंग क्लासेस इम्प्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस। तो रैपर क्लास इंटीजर, रैपर क्लास क्या होती है जो रैप करके रखती है को, तो वो इंटीजर बाइट ये सब। लेकिन कंपेरेटर में क्या क्या आते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना कोलेटर, रूल बेस्ड कोलेटर क्लासेस इंप्लीमेंट। तो इसमें तुम अगर ये दोनों ये हार्ड पर रहे हैं तो स्ट्रिंग बफर का एग्जांपल लिख देना, एक कोलेटर याद कर लेना। तो यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी जावा की यूनिट 4। होप है आपने अच्छे से पढ़ी होगी, और आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बनाओ अच्छे से, इसको देखो बार बार, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बेस्ट ऑफ लक, बाय।